नुमान किंग साइज बेड पे औंधे मुंह पड़े मशरिक व मगरिब को टांगें फैलाए वो पुरसकून गहरी नींद सो रहा था जब मिस्टर लुकमान उसके इस कदर लापरवाही पर जलकर राख होते आगे बढ़े और उसके सर पर खड़े होकर धाड़े। नुमान ने अपनी नींद से बोझल आंखें मसलते बालों को माथे से हटाया और सवालिया नज़रों से अपने बाप को देखा। जानते हो दिन को शुरू हुए कितने घंटे गुजर चुके हैं? 10 बज चुके हैं। अगर इसी रफ्तार से तुम ऑफिस जाते रहे और यूं वक्त बर्बाद करते रहे तो हो गया बिजनेस, बन गए तुम बिजनेस टाइकॉन। 3 कंपनियां डबो चुके हो तुम अभी तक। और क्या यार मिस्टर लुकमान, तुम लोगों को चैन से जीने क्यों नहीं देते? और किस ऑफिस की बात कर रहे हो? होटल तुम्हारा है, तुम जानो। बदतमीजी से जवाब देते उसने करवट बदली और साथ ही कंबल मुंह तक लिया। वट, तुम मुझसे पूछ रहे हो कौन सा ऑफिस? अभी पिछले बेच दिया। बाप की बात काटते कंबल के अंदर से मुख्तसर जवाब दिया। तुम होश में तो हो ना? क्या कह रहे हो तुम? वो आगे बढ़े और उसके मुंह से कंबल खींचकर उतारा। जवाबन उसने उकताकर बाप का चेहरा देखा। अबे यार, नहीं बैठा जाता मुझसे उस बोरिंग ऑफिस में। एक तो नुमान की आनी को आदत नहीं है इतने तंग ऑफिस में बैठने की, ऊपर से उस ऑफिस में बैठकर इंसान की औकात ही छोटी हो जाती है। खुद को घसीट कर उठाते बेड ग्राउंड से टेक लगाई। औकात की बात तुम तो मत ही करो। कितने में बेचा और अभी वो पैसा कहाँ है? गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए वो रुक मोड़कर खड़े हुए। नीचे नीचे पोर्च में खड़ा है आपका जवाब। कंबल परे फेंकते वो उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लेकिन सी यू मिस्टर लुकमान। इससे पहले कि मिस्टर लुकमान कोई सवाल करते वो तेज़ी से गायब हुआ। 3-3 4-4 सीढ़ियाँ फलांगते वो नीचे उतरा। उसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू चारों तरफ फैली किसी इतलाई घंटी की तरह। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी दादी ने नज़र उठाकर उसे देखा। आधे बाल पौनी में बांध रखे थे और बाकी के आधे नीचे खुले छोड़ रखे थे। लेवेंडर रंग की पैंट के ऊपर बरगंडी शर्ट, जबकि उसके ऊपर कोट भी लेवेंडर रंग का ही था। आज से पहले उसने कॉम्बिनेशन कभी नहीं पहना था, मगर आज तो पहनना ज़रूरी था। आज तो वो खुश था। हेलो बिजनेसमैन। आते ही मिस्टर लुकमान पे तंज कसा और फिर चेयर खींचकर बैठ गया। वाइट थीम डाइनिंग रूम की सफ़ेद कुर्सी पर बैठा वो लेवेंडर का फूल बना इतना प्यारा लग रहा था कि नज़र ही नज़र में दादी ने उसकी नज़र उतारी, फिर बेटे को देखा। 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों पे नज़र का सादा सा चश्मा लगाए, कनपट्टियों पे निकले सफ़ेद बालों को सलीके से पीछे को कंघी किए, हाथ में पहनी घड़ी। वो चेहरे पे संजीदगी सजाए, कोहनियाँ टेबल पे रखे, दोनों हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में फंसाए, एक ही नुक्ते पे निगाह मरकूज़ किए बैठे थे। क्या ज़रूरत है तुम्हें उस गाड़ी की? जूस की तरफ बढ़ता नुमान का हाथ हवा में मौलिक रह गया। एक नज़र उसने अपने बाप को देखा जो अब हाथ नीचे किए ब्रेड पे जैम लगा रहे थे। वो सर चटकते हल्का सा मुस्कुराया और फिर जग थामते जूस ग्लास में उंडेलने लगा। ज़रूरत नहीं, शौक था। ये मेरी ड्रीम कार है। ग्लास मुंह से लगाते खून भरा और फिर ग्लास टेबल पर रख दिया। दादी खामोशी से नाश्ता करती बस दोनों को देख रही थी। सच बात तो ये थी कि इस घर में कोई किसी के लिए ज़रूरी ही नहीं था और सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी वजूद दादी का ही था। लेकिन अगर वो भी ना होती तो ये घर घर तो बिल्कुल ना होता। क्या कीमत है इसकी? आपने सुना नहीं, शौक का कोई मोल नहीं होता। उसने हाथ बढ़ाकर जैम पकड़ा। आई सेट, क्या कीमत है इसकी? वो ऊंची आवाज़ में बोले। 10 करोड़। आवाज़ में वैसा ही सुकून और अंदाज में वही लापरवाही। वट? मिस्टर लुकमान के हाथ से ग्लास छोड़ते हुए बामुश्किल बचा। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उसकी पेशानी पे बल पड़े। तुम 10 करोड़ में सिर्फ एक गाड़ी खरीद कर लाए हो, मतलब अब इस गाड़ी के सिवा तुम पूरी तरह कंगाल हो। लेकिन याद रखना, अब तुम इसी गाड़ी में जाकर घर बसा लो। जान छोड़ दो मेरी, मैं अब अपनी एक पाई तुम्हें नहीं देने वाला। पैसे को खेल समझ रखा है, कभी यहाँ उछाला कभी वहाँ। जानते हो तुम्हारी उम्र में मैं कैसे पैसा कमाता था? मैं दिन। अबे यार, एक तो लेक्चर बहुत देते हो तुम, प्रोफेसर बन जाते ना। और वैसे भी तुम्हारा बाप गरीब था, मेरा बाप करोड़पति है। इतना पैसा तो है ही कि नुमान के यानी हवा में उछाले, दरिया में बहाए या जो भी करे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये सब उसी का तो है। इस सब पे मेरा ही तो हक है। उसने पूरा ग्लास एक ही सांस में गले में उंडाला और अपनी जगह से उठा। कौन सा हक? कभी बाप को बाप तो माना नहीं, उसकी कमाई की पाई पाई पे तुम्हारा हक हो गया। वाह, बेटा हो तो ऐसा। मिस्टर लुकमान जल कर रह गए। रोल्स रॉयस की खुशी में दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, सो मेरी इज्जत का ख्याल रखते हुए बाप का हक अदा करें और पार्टी का इंतज़ाम अच्छे से करवा दीजिएगा। वो नैपकिन से हाथ साफ करते उठ गया। आहा, अल्लाह, ये लड़का मुझे ही क्यों मिला? हाथ का मुक्का बनाते वो गुस्सा पीकर रह गए। बाय डीडी। जाते हुए वो दादी के सामने झुका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह तुझे हिदायत दे, आमीन। दादी ने सर पे हाथ रखते दुआ दी तो उसने सर उठाकर नाराज़गी से दादी को देखा, फिर कुछ भी बोले बिना चला गया। मैं भी चलता हूँ माँ, दुआ दो। मैं तो आपके पोते के फैलाए रायते ही समेटते मर जाऊँगा। कोई गल नहीं लुकमान, एक वक्त आएगा जब वो संभल जाएगा। इसको ऐसा तूने ही तो बनाया है। दादी सब कुछ साफ कहती थी और यही बात उन दोनों को हजम नहीं होती थी। 2nd फ्लोर की खिड़की से छन कर आती मालम जब्बा की धूप सीधी उसके चेहरे पे पड़ रही थी।
दोनों कोहनियाँ स्लाइड पर रखे, एक हाथ से पेंसिल दांतों तले दबाए, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से वो कनपट्टी को मसल रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। उसकी नज़र ग्राउंड फ्लोर के सहन में बारिश के खड़े पानी के पास पड़े परिंदों पे थी। अभी अभी ड्राइंग का पीरियड ख़त्म हुआ था और मैम ने बोला था कल तक मुझे एक अच्छी पेंटिंग के साथ उसका टाइटल भी चाहिए, जो कि सबसे अलग होना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो जो सबसे अलग हो। दिलजिस के लिए दुनिया का हर मजमून एक तरफ और पेंटिंग एक तरफ, वो उस पर घंटों वक्त ज़ाया कर सकती थी। क्लासरूम खाली पड़ा था, सारे बच्चे लंच करने गए थे, मगर वो पेंटिंग का टाइटल सोच रही थी। ना तो उसका कोई दोस्त था और ना ही उसे अपने जुनून के आगे कुछ नज़र आता था। अचानक एक परिंदे ने उड़ान भरी और बुलंदी की तरफ परवास करने लगा। दिलजिस ने चौंक कर पीछे बैठे रह जाने वाले परिंदों को देखा, जो अपनी चोंच उस गदले पानी में डालते और इसमें पानी भरकर मुंह आसमान की तरफ करते हुए पानी हलक से नीचे उतारते और शुक्र अदा करते, फिर सर झुकाते और फिर चोंच उस पानी में डालते। प्यासे परिंदे, एक पहला लफ्ज़ जो उसके जहन में आया। हाँ, प्यासे परिंदे, ये अच्छा नाम है। आंखों में चमक उतरी, लब खुले। उसने एकदम पेंसिल दांतों तले से खींची, कनपट्टी मसलता हाथ नीचे गिराया और तेज़ी से कागज़ पे कुछ लिखा। खिड़की से हटते वो अपनी जगह पे आ बैठी, जिस्म में एक नई तवानाई सी आ गई थी। पेट खाली था मगर भूख का एहसास नहीं था। ऐसा ही तो होता है जनून। बैग खोलते उसने कुछ टटोलने की कोशिश की, फिर हाथ एक पाउच से टकराया। उसने हाथ बाहर निकाला। वो एक चकोर शक्ल का पाउच था, बेबी पिंक कलर का, जिसके एक तरफ जिप लगी थी। उसके ऊपर एक तरफ कोने में छोटा सा फूल बना था और दरमियान में साफ लफ्ज़ों में एक लाइन लिखी थी, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, फिर चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। पिछली सालगिरह पे गुल ने उसे ये पाउच गिफ्ट किया था और कहा था किसी भी चीज़ को पाने का जुनून जब बढ़ जाए तो इसे देख लिया करना। प्यार से उस पाउच पे हाथ फेरते वो मुस्कुराई, फिर जल्दी से खोला। उसके अंदर ढेर सारी पर्चियाँ थीं, जिनके ऊपर गुल ने ऐसी ही कई लाइन्स लिखकर उसे पाउच में डाल रखी थीं। आंखें बंद करते उसने एक पर्ची हाथ पे रखी और फिर उसे मुट्ठी में बंद करते बाहर निकाला, फिर आंखें खोली। धड़कन ज़रा तेज़ हुई। आज क्या लिखा होगा गुल ने? चिट खोली। तुम्हारे लिए सिर्फ वही है जिसका तुम जुनून रखते हो। चिट पे लिखी लाइन पढ़ी तो माथे पे एक लंबी लकीर उभरी, जैसे कुछ समझ ना आया हो। बात समझ में आई तो वो लाइन ख़त्म हुई, जबीं साफ हुई। आंखों की उलझन लम्हों में गायब हुई। अभी कुछ दिन पहले ही तो गुल कह रही थी, दिलजिस, लोग कहते हैं जिस चीज़ के पीछे जितना भागो वह हाथ से निकलती जाती है। ये सच है, मगर ये सच नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ के पीछे इतना भागते हो कि वो चीज़ तुम्हारा जुनून बन जाए, तो तुम्हारा जुनून तुम्हें एक दिन उस चीज़ से ज़रूर मिलवा देगा। हाँ, मुश्किल होता है, देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तुम्हारे जुनून में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो तुम्हारी मंजिल को तुम्हारे पास ले आए। कॉरिडोर में भागती लड़कियों का टोला गुजरा तो उसका ध्यान बटा। उसने सर झटका। ये गुल खुद तो बहुत डरपोक है, लेकिन मुझे अफलातून बनाना चाहती है। उसने पर्ची फोल्ड करके पाउच में रखी और पाउच बैग के किसी खुफिया कोने में रख दिया। पाउच वापस रखा तो हाथ किसी और चीज़ से टकराया। टकराने वाली चीज़ को उसने बाहर निकाला। वो एक लकड़ी का बॉक्स था। दिलजिस के लब फैले। वो एक खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स था। उस बॉक्स के पीछे एक कहानी थी। वो संडे का ही दिन था, 5 अप्रैल, शायद 2 साल पहले की बात थी। उस दिन भी वो घर से निकलकर किसी पहाड़ पर बैठी आसपास गुजरते लोगों को देख रही थी। सुनहरी बालों की 2 पोनियाँ दोनों तरफ किए, सर पे हैट पहने जो ज़रा सी तिरछी कर रखी थी, घुटनों तक आती स्कर्ट पहने जिसका रंग ग्रीन था और उसके ऊपर नीले पीले हर रंग के फूल बने थे। पैरों में सफ़ेद शूज़ पहने वो जितनी गरीब थी उतनी दिखती नहीं थी। वह ज़िद करके गुल से हर बात मनवा लिया करती थी। आज से 2 साल पहले तक वो कुछ नक चढ़ी और बदतमीज़ भी थी। असल में ये सारी चीज़ें उसके अंदर किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से थीं। फिर गुल ने उसे थोड़ा थोड़ा बदला। उस ऊंचे नीचे पहाड़ पे बैठे उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं था, ना उन तेज़ हवाओं का जो एक ही धक्के में ज़मीन बॉस कर सकती थीं, ना ही किसी और शय का। उसने उसे उठाकर अपने से फासले पे एक कपल को पिक्स बनाते देखा। शक्ल से तो पाकिस्तानी नहीं लगते। यहाँ तो अक्सर ही बाहर के लोग सैर के लिए आते हैं। भला इन पहाड़ों में क्या है देखने को? बेचारे का मकल। हाथ में पकड़ा कंकर उसने दूर फेंका। अब वो दोनों परेशान से खड़े थे और इर्द गिर्द किसी को ढूंढ रहे थे, मगर कोई ख़ास बंदा उनको नज़र नहीं आया। बस एक बच्ची दिखी जो शायद थोड़ी रूठी हुई सी थी, मगर उसका हुलिया बता रहा था कि वो काफ़ी मॉडर्न है। ऐसा उस कपल को लगा, तभी वो उसके करीब आए थे। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ब्रिटिश लड़की इंग्लिश में उससे मुखातिब हुई। दिलजिस ने एक नज़र दोनों को देखा। लड़की ब्लॉन्ड हेयर के साथ ब्लू पैंट और वाइट टी शर्ट में थी और लड़का भी गोल्डन बालों के साथ ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट टी शर्ट।
आंखों पे दोनों के चश्मा लगा था। दिलजिज अपनी जगह से उठी और कपड़े झाड़े। यस, ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमारी एक तस्वीर बना दो। उनकी तेज़ इंग्लिश दिलजिज की समझ में कुछ ही आई थी, मगर उसने देखा वो लड़की उसे अपना फ़ोन दे रही है जिसका कैमरा ऑन है। 2 मिनट में वो समझ गई कि तस्वीर लेनी है। लो, ये कौन सा मुश्किल काम है। बचपन से यहाँ बाहर से आने वालों की तस्वीरें मैंने ही तो ली हैं। मुस्कुराते हुए फ़ोन पकड़ा। वो जोड़ा ज़रा दूर पॉज बनाकर खड़ा हो गया। वो बचपन से ड्राइंग में अच्छी थी और वो जानती थी कि किस एंगल से तस्वीर परफेक्ट बनेगी। 3-4 पिक्स कैप्चर करते उसने फ़ोन लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की की आंखों में तशक्कुर था। तस्वीर देखते वो कितने पल अपनी जगह से हिल ना पाई। लड़की की आंखों में भी हैरत थी। फिर कुछ देर वो आपस में इंग्लिश में कुछ बात करते रहे। फिर उस लड़की ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला, लकड़ी का बॉक्स। दिलजिज को वो बॉक्स देखते ही अच्छा लगा था। अब ये टिप के नाम पे भीख देगी। 2 पिक्स ही तो बनाई हैं। इन लोगों को शो मारने का बड़ा शौक होता है। दिल ही दिल में दिलजिज को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये लो, ये तुम रख लो। उस लड़की ने पूरा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। दिलजिज ने आंखें फैलाकर उसे देखा। नो नो, आई डोंट नीड इट। अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसने इनकार किया तो लड़की ने अपने साथी को देखा। लड़का आगे बढ़ा और उसका गाल थपथपाया जब उसने फ़ौरन गर्दन पीछे की। प्रिटी गर्ल, प्लीज़ इसे रख लो। ये एक तोहफा है। जब भी तुम इसे देखना तुम हमें याद करना। ये हमें एक कपल ने दिया था जब हम केटू गए थे वेकेशंस पे। वो लड़का पटर पटर इंग्लिश बोल रहा था जो सारी दिलजिज के सर के ऊपर से गुजर गई, मगर सिर्फ चंद लफ्ज़ उसे समझ आए थे जिनको जोड़ जोड़ कर उसने अपना मतलब निकाल लिया था कि ये एक गिफ्ट है। ओके, थैंक यू। उसने वो प्यारा बॉक्स थाम लिया। एंड वन मोर थिंग, इसको खोलना मत। हमने इसको आज तक नहीं खोला क्योंकि जब भी तुम इसको खोलोगी तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। फिर भारी भरकम इंग्लिश मजमून, मगर इस बार उनके पास से 2 लड़कियां गुजरी थीं जिन्होंने उसे मतलब बता दिया था। वो बॉक्स सामने घर चली आई थी। बादलों को चीरता जहाज़ बुलंदियों में उड़ता जा रहा था। अरील इस वक्त अरूज को हिदायत दे रहा था कि वो किस वक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। उसने अरूज को 2 गाड़ियाँ भेजने का हुक्म दिया। उसके साथ बैठी शीन का सर बार बार ढलक कर अरील के कंधे पे आ गिरता, जिसे वो उकता कर सीधा करता, लेकिन वो फिर ढलक जाता। उसके बालों से उठती शैम्पू की खुशबू अरील के नथनों से टकरा रही थी। हिजाब की सूरत लपेटा स्टॉलर खुलकर बेतरतीब हो चुका था। फ़ोन बंद करते अरील ने एक गहरा सांस लिया। पता नहीं कहाँ की मुसीबत उठाकर मेरे गले डाल दी। अब की बार उसने शीन के सर अपने कंधे से हटाया नहीं था। जहाज़ लैंड होने का ऐलान हुआ और सीट बेल्ट बांधने को कहा गया तो अरील ने एक नज़र झुककर उसे देखा जो अभी तक सो रही थी। उसने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी थी। अरील ने अपना सोया कंधा खींचकर उसके सर से निकाला और दूसरे हाथ से मसला। शीन ने अपनी सुर्ख बोझल आंखें खोलकर उसे देखा। लाहौर आ गया क्या? नींद ज़दा आवाज़ में पूछा। नहीं, सो जाओ, अभी हम लंदन में हैं। बाजू मसलते वो तपा बैठा था। क्या? हम लंदन कैसे आए? हम तो मालम जब्बा से लाहौर जाने वाले थे ना। नींद उड़ चुकी थी और वह पूरी तरह सीधी हो बैठी। तो लंदन से होकर जाएंगे ना? मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते उसने नोटिफिकेशन देखा। हाँ, मुझे तो बहुत शौक था लंदन देखने का। क्या हम एक दिन रुक नहीं सकते यहाँ? नहीं, 1 मिनट। मालम जब्बा, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? शीन ने झुककर उसका चेहरा देखा जिस पे स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी, और वो चेहरा किसी भी जाविये से मजाक के मूड में नहीं लग रहा था। क्या मुझे बनाने की ज़रूरत है? उसने स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे देखा। जी नहीं, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी तुम मुझे समझते हो। सीधी होकर बैठते उसने स्टोलर खोला और बिखरे बालों को समेटने लगी। पहले तुम फैसला कर लो कि मुझे आप कहना है या तुम। एक ईमेल को तसल्ली से पढ़ते हुए कहा। मतलब तो एक ही है ना, फ़र्क क्या है आप और तुम में? स्टोलर को फिर चेहरे के गिर्द लपेटते बड़ी साइड को गर्दन के पीछे से घुमाकर आगे किया। सीट बेल्ट बांध लो। सारी खुली चीज़ें एग्जिट करते उसने फ़ोन बंद किया और साथ में उसे हुक्म दिया। ना बांधूं तो क्या हो? उसका बात का जवाब देते अभी वो आंखों पे चश्मा लगा ही रही थी कि जहाज़ ने धरती के कदम चूमे और शीन झटका खाकर आगे की सीट से टकराई। इससे पहले कि मज़ीद कुछ होता, अरील ने पीछे से उसे थाम लिया। उसके चश्मे का ऐसा कीमा हुआ कि वो तो शुक्र था कि कोई शीशा उसकी आंख में नहीं लगा, ना कहीं और। ये होता है, मज़ा आया। उसके हाथ से टूटा हुआ चश्मा लिया और टिश्यू से उसका चेहरा साफ करने लगा कि कोई शीशा बाकी रहकर उसे नुकसान न पहुंचाए। तुम्हें किस पागल ने कहा था जहाज़ में सफ़र करने को? ना तो बाहर का मंजर देखा, ऊपर से ये झटके अलग। बहुत बोरिंग सफ़र है जहाज़ का, पता नहीं किन लोगों को शौक होता है। बेजारी से बोलते वो नज़रें चुरा रही थी कि सबसे ज़्यादा शौक तो उसे खुद था। अरील को उसकी ढिठाई पे जी भरकर गुस्सा आया। एक तो पूरा रास्ता मेरे कंधे का बोझ बनी रही और ऊपर से नखरे देखो। लाहौर एयरपोर्ट पे लोग कदरे कम थे। वो दोनों आगे पीछे चलते एयरपोर्ट से बाहर आए थे।
एक हाथ में फ़ोन पकड़े वो दूसरे हाथ के इशारे से ड्राइवर को पास बुला रहा था। गाड़ी बिल्कुल उनके सामने आकर रुकी थी जब वो शीन की तरफ पलटा। तुम घर जाओ, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं आ जाऊँगा। फिर गाड़ी की तरफ मुड़ा, हाथ बांधे खड़े अधेड़ उम्र ड्राइवर से कुछ कहा। शीन चुपचाप गाड़ी में आ बैठी। ड्राइवर ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट करने लगा और फिर गाड़ी एयरपोर्ट को पीठ दिखाकर निकल गई। अरिल ने एक अलविदाई नज़र गाड़ी पे डाली और दूसरी तरफ मुड़ गया। गाड़ी की पिछली नशिश पे बैठी वो गुस्से से पहलू बदल रही थी। जाने गुस्सा किस बात पे आ रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें उसके सामने से गुजरती जा रही थीं, मगर नज़र के सामने उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। धुंधला जहन किसी और चीज़ में अटका हुआ था। अंकल, गाड़ी रोकिए, तहक्कुम से कहा गया तो ड्राइवर ने झट गाड़ी को ब्रेक लगाया और पलट कर उसे देखा। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। वो गुस्से में हमेशा वही करती थी, सामने पड़ी चीज़ों को तोड़ देना, कुछ भी ऐसा जिससे नुकसान हो, मगर डर तो इस बात का था अब वो अरिल की न्यू मॉडल गाड़ी के साथ पता नहीं क्या करने वाली थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर के सामने आ खड़ी हुई। मैं खुद ड्राइव करूँगी। ड्राइवर ने सरता पैर उसे देखा, जैसे यकीन ना आया हो कि वो लड़की गाड़ी भी चला सकती है। लेकिन बेटा, अरिल सर ने कहा, यही कहा होगा कि मुझे सुकून से घर मत लेकर जाना, लाहौर का जो कुआं सबसे पहले आए उसमें फेंक देना। उसका गुस्सा बढ़ रहा था जो वो उस ड्राइवर पे निकाल रही थी। नहीं बेटा, वो कह रहे थे कि जो भी कहो आपके उस करेला किंग ने, आप प्लीज़ बाहर आइए। वो दरवाज़ा खोल कर खड़ी हुई गई। ड्राइवर के पास कोई रास्ता न बचा तो वो चुपचाप बाहर निकल गया। उसने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी फुल स्पीड पे छोड़ दी। ड्राइवर जो पिछली सीट पे बैठा था उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। धीरे बेटा, डरी सहमी आवाज़ अकब से आई तो वो मुस्कुराई। अरे अंकल, डरिए मत, आज मैं खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ, किसी पिंजरा छोड़कर भागे हुए पंछी की तरह। पता है, जब आपका वो करेला किंग मेरे आसपास होता है ना तो दम घुटने लगता है। मुझे सांस नहीं आती, समझ नहीं आती खुद को उससे दूर कैसे करूँ, कैसे उसके पिंजरे से फरार हो जाऊँ। आज ये कुछ पल का सुकून महसूस करने दें, आज लाहौर की हवा के साथ उड़ने दें मुझे। कैसर बाबा, वो बोल नहीं चिल्ला रही थी और दंग सा बैठा कैसर बाबा कुछ बोल ही ना पाया। कैसे बताता कि वो अपने मालिक की बुराई नहीं सुन सकता। गाड़ी सिग्नल के 2 मिनट के फासले पे थी कि बत्ती लाल हुई। उसे रुक जाना चाहिए था, मगर क्या शीन अब्बास को रोकना आसान है। उधर पुलिस वाला चला आ रहा था, उधर गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा ड्राइवर चिल्ला रहा था, मगर शीन का पैर ब्रेक पे पड़ के नहीं दिया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अब वो पुलिस स्टेशन में 50 साला इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पे बैठी पैर चलाए जा रही थी। अब यहाँ से कैसे निकलूँ? अगर वो अरियल करेला किंग आ गया तो मुफ्त में इज्जत करवाएगा। उसे आज एक और नाम मिला था, करेला किंग। कल रात ही उसने किसी ड्रामे में सुना था, वो हीरो भी कुछ ऐसा ही था। हामते हाथों से वो कुर्सी के हाथ को खुरच रही थी, बार बार सर उठाकर बाहर देखती और फिर सर झुका लेती। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? अगर जानते होते तो मुझे यहाँ लेकर ना आते। उसने इंस्पेक्टर को डराने की कोशिश की क्योंकि वह अरिल के पहुँचने से पहले यहाँ से निकलना चाहती थी। जानता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हो, वरना अभी तक वहाँ उन सलाखों के पीछे नीचे ज़मीन पर नाक रगड़ रही होती। इंस्पेक्टर ने फाइल से सर उठाया और उसकी बात का जवाब दिया। शीन ने एक नज़र सलाखों के पीछे बैठे मुजरिमों को देखा जो शायद आज ही आए थे वहाँ। फिर उसने बामुश्किल थूक निकला। नज़र जालीदार खिड़की के उस पार गाड़ी से निकलते अरिल पे पड़ी। ग्रे सूट, वाइट शर्ट, ग्रे टाई, उसने शायद मीटिंग में जाने के लिए चेंज किया होगा। सीधे ऊपर सलीके से खड़े बाल, उसके माथे पे पड़ी शिकने वो दूर से देख सकती थी। आज नहीं छोड़ेगा ये मुझे। शीन ने खुश लबों पे जुबान फेरी। वो लंबे लंबे डग भरता नाक की सीध में चला रहा था। पुलिस स्टेशन का पत्ता पत्ता साकित हो गया था। उसके पीछे मीडिया की एक लंबी लाइन थी जिसे सिक्योरिटी गार्ड संभाल रहे थे। आज लोग हैरान थे, इसलिए नहीं कि वो एक बिजनेस टाइकॉन था, दुनिया की नज़र में एक सेलिब्रिटी था, मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर था। हाँ, आधी दुनिया की नज़र में तो था। नहीं, दुनिया आज हैरान थी तो इसलिए कि आज एके पुलिस स्टेशन आया था। 12 से लेकर आज 27 साल तक उसने हर काम किया। कई बार वो फंसा, कई स्कैंडल्स बने, कई घटिया इल्ज़ाम लगे, उस पर कितनी FIR दर्ज हुई उसके खिलाफ, मगर आज तक उसने पुलिस स्टेशन को अंदर से नहीं देखा था। हथकड़ी लगने से पहले उसके खिलाफ सारे सबूत मिट चुके होते थे और दुनिया की नज़र में वो एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे। ना गंदे धंधे करता, ना उसका सोशल सर्कल ऐसा था, ना वो पार्टीज करता था, ना वो रिश्वत देता और लेता था। लोग कहते हैं दूध का धुला कौन होता है, लोग उसे दूध का धुला कहते थे और ऐसा वो इसलिए था क्योंकि वो डेयरिंग था, डरता नहीं था। वो बड़े बड़े लोगों के सामने झुकता नहीं था। हाँ, अलबत्ता वो छोटे छोटे लोगों से झुक कर ही मिलता था, क्योंकि उसके घर में रहने वाली वो औरत जो उसकी पहली उस्ताद थी, हसीना हसन, उसने कहा था, अरील,
तुम चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, कोई भी आसमान छू लो, तुम आजिज़ी इख्तियार करने वाले बनना। आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है, वो इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है, इतना ऊपर कि बाकी सारी दुनिया उस शख्स के सामने छोटी पड़ जाती है, जबकि अकड़ने वाले को इतने ही गज ज़मीन के नीचे धंस दिया जाता है। इसलिए तो आज अरील रहमान इतना ऊंचा हो गया था, तो फिर दुनिया क्यों ना मचलती। एक के थाने में क्या कर रहा है? उसे गुस्सा आता जा रहा था, वो उस आम सी लड़की के पीछे क्यों आया है। वो उसकी एक फ़ोन कॉल पे घर पहुंच चुकी होती, मगर वो अपनी ज़रूरी मीटिंग बीच में छोड़कर उसके लिए थाने में क्यों आया था? वो नहीं जानता था वो क्यों आया था। वो बस इतना जानता था कि जब उसे कैसर बाबा का फ़ोन आया कि शीन थाने में है, उसका खून खौल उठा था। उसका दिल चाहा सामने पड़ा मेज़ जिसके गिर्द मीटिंग के लिए आए लोग बैठे थे, वो उठाकर दीवार में दे मारे। वो रास्ते में पड़ी हर चीज़ को ठोकर मारते हुए उसके सर पर पहुंचा। पूरे थाने में हलचल सी मच गई थी। चाय लेकर आते लड़के के हाथ में प्लास्टिक का ट्रेलर सा। कांस्टेबल एकदम सीधे हुए और इंस्पेक्टर फाइल बंद करते खड़ा हुआ। वो सारे लोग उससे डरते नहीं थे, उसकी इज्जत करते थे। एके सर, आप इनके क्या लगते हैं? इंस्पेक्टर ने तमीज़दार लहजे में पूछा तो चुप खड़े अरील ने मुठियाँ भींच कर कोई जवाब न दिया। अरे सर, शोहर है मेरे, हक हलाल के शोहर। शीन तेज़ी से बोली। वो जानती थी अरील गुस्से में है और गुस्सा जब्त करने के लिए वो कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि यहाँ से निकल कर फटेगा। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि मेरे शोहर शदीद बीमार हैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा। इंस्पेक्टर के इंकशाफ पे अरील ने एक नज़र उस पर डाली जो नज़रों ही नज़रों में माफ़ी मांगती इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने कब कहा? आप एवं क्यों मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मेरे शोहर तो कहाँ साइन करने हैं? उसकी बात काटते वो भारी आवाज़ में बोला। इंस्पेक्टर ने फ़ाइल खोलकर उसके सामने की, जिस पर तेज़ी से पेन रगड़ते उसने फ़ाइल टेबल पर फेंकी और जिस शान के साथ आया था उसी तरह वापस मुड़ा। शीन भी उसके पीछे लपकी। सुनो, अरे सुनो ना, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो मैं ना, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो अच्छा छोड़ो, वैसे तो मेरे लिए अपनी मीटिंग छोड़ कर आए। वो उसके पीछे तकरीबन भागते हुए आ रही थी। तनफ़ुस तेज़ हो रहा था। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। उसकी बकबक से तंग आकर वो पलटा और गरजा। आज पहली बार वो उसके सामने इतना गुस्सा हुआ था। उसकी ज़ुबान चुप हुई। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे जलील करवा के? क्या क्या लगता है तुम्हें? शहजादी हो कहीं की? ऐसे एडवेंचर्स करके क्या साबित करना चाहती हो? 2 वीक, पूरे 15 दिन मालम जब्बा में तुम्हारे लिए वेस्ट किए अपना हर काम छोड़कर। आज जब बोला था कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम समझती क्यों नहीं हो यार? उसने हाथ का मुक्का बनाते गाड़ी के दरवाजे पे मारा। शीन आंखों में आंसू सजाए उसके पीछे खड़ी थी। आंखें पिटपिटाते, लबों को कुचलते वो उसे सुन रही थी। बादल के टुकड़े के पीछे से सूरज निकला, जिसकी एक किरण उसकी नीली आंखों पे पड़ी। शेड मजीद गहरा हुआ। ऐसे लगा नीले समंदर में कोई मछली सर उठाकर झांक रही हो। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करती। अरील ने दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पे बैठा। नज़र सामने गार्ड्स पे थी जो मीडिया को पीछे धकेल कर अंदर आने से रोक रहे थे। शीन चुपचाप आकर दूसरी तरफ बैठ गई। गाड़ी इतनी ज़ोर से चली कि कितनी ही देर धुआं हवा में उड़ता रहा। इससे पहले कि वो हैबिन बॉक्स के बारे में मज़ीद सोचती, क्लासरूम की खिड़की में एक कबूतर आकर बैठा। सफ़ेद कबूतर। बॉक्स को बैग के अंदर डालते वो अपनी जगह से उठी और कबूतर के करीब आई। वैसे तो परिंदे आपको अपने पास आता देखकर उड़ जाते हैं, मगर वो शायद जख्मी था और वो हाँफ रहा था, शायद प्यास से। दिलजिज़ ने एक प्यार की थपकी दी और उसे अपने नन्हे हाथों में उठा लिया। फिर वापस अपनी जगह पे आकर बैठी। अपनी पानी की बोतल से ढक्कन में पानी निकाल कर उसके सामने रखा, जो वो तेज़ी से पीने लगा। दिलजिज़ ने प्यार से उसके पैरों को छुआ। बेचारा प्यासा परिंदा। नज़र उसके जख्मी पैर पर पड़ी। दिलजिज़ ने जल्दी से टिश्यू निकाल कर उसके पैर के गिर्द लपेटा। दूर 1 घंटी बजी थी, शायद लंच का वक्त ख़त्म हो गया। दिलजिज़ ने परेशानी से उस कबूतर को देखा। कहाँ छुपाऊँ मैं इसको? खेलती कूदती लड़कियाँ बारी बारी क्लासरूम में आने लगीं। दिलजिज़ ने जल्दी से कबूतर बैग के अंदर छुपाया। अल्लाह, मेरे कबूतर की हिफाजत करना। बैग के अंदर तो इसका दम घुट जाएगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कंधे पे स्कूल बैग डाले, हाथों में कबूतर दबोचे, सर पे शॉकिंग पिंक रंग की फ्लॉपी हैट पहने, दोनों साइड से बालों की पोनियाँ निकाले, वो घर में दाखिल हुई। चलो जी, एक और तमाशा ले आइए घर। पहली नज़र गुल पे पड़ी। तमाशा नहीं, कबूतर है गुल। देखो कितना प्यारा है, और ये ज़ख्मी है। बस सा कोने में पड़ी चारपाई पे फेंकते उसने कबूतर को नीचे बिठाया और खुद भी साथ बैठी। दिलजिज़ परिंदों को कैद नहीं करते। जग से पानी ग्लास में डाला और दिलजिज़ को देते उसके सर से हैट उतारी। कोई बात नहीं गुल, जिस घर में कबूतर होता है वहाँ जिन्नात नहीं आते, क्योंकि जिन्नात के बच्चे कबूतरों के परों के फड़फड़ाने से डरते हैं, और उस घर में जादू टोना भी असर नहीं करता। और देखो तो कितना प्यारा है। रख लो दिलजिज़, बस ये ख्याल रखना कि कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आंखों पे मोटा चश्मा लगाए दादो फिर सुई धागे के काम में मसरूफ़ थीं। दादो, आप भी हो जाया करें इसकी साइड, पहले ही हर उल्टा काम इसने करना होता है।
तिलजिस के हाथ से खाली ग्लास लेते गुल ने टेबल पर रखा और झुककर उसके शूज़ खोलने लगी। गुल, मैं कर लूँगी। उसने पैर पीछे खींचे। अरे भाई, फिरदौस आपा ने तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि इंसान पालने से अच्छा है इंसान चंद कुत्ते बिल्लियाँ पाल ले, क्योंकि मुश्किल वक्त में जहाँ लोग काम नहीं आते वहाँ उन बेज़ुबानों की दुआएं काम आ जाती हैं। कैद में इनके दिल में दुआएं कहाँ से निकलती होंगी दादो। तिलजिस का बैग उठाते उसकी राइटिंग टेबल पर रखा और उसके उतारे शूज़ उठाकर अपनी जगह रखे, फिर उसके कपड़े निकाले। निकलती हैं दुआएं गुल, भरे पेट से पेट भरने वाले के लिए दुआएं निकलती हैं। आज अगर ये तिलजिस इस कबूतर को ना उठाती, ना पानी पिलाती और अभी यहाँ ना लाती, तो कल सुबह इसके स्कूल जाने पर ये उसकी खिड़की में मरा पड़ा होता। सुई धागा डब्बे में रखते दादों ने बाकी चीज़ें भी समेटी। उठो तिलजिस, यूनिफॉर्म चेंज करो और खाना खाओ। गुल, मैं इसको कहाँ रखूँ? फिक्रमंदी से एक नज़र कबूतर और दूसरी नज़र गुल को देखा। स्टोर रूम में एक पिंजरा पड़ा है ना, जो तुम लाहौर से चिड़ियाँ लेकर आई थी और फिर उनको उड़ा दिया था, उसमें रख दो। कुछ देर सोचने के बाद गुल ने कहा तो तिलजिस का चेहरा खिला। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से उठी। नहीं, तुम खाना खाओ, मैं लाती हूँ। और हाँ, पहले चेंज करो, हाथ धोकर फिर खाना। मुझे पता है गुल, बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करती हो आप। गाल फुलाकर वो चेंज करने चलती। दादो, आपने सुबह बीपी की दवा नहीं खाई ना? रूम से निकलते उसने कहा और स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। तुम्हारी नज़र से कोई बच सकता है क्या? दादो ने चश्मा उतारते उकताकर कहा और फिर वहीं दराज हुई। मशरिक़ के सारे बादलों ने दौड़ लगाई और मगरिब में उफ़क़ पे डूबते सूरज के सामने खड़े होते उसकी किरणों को अपनी स्याही के अंदर लपेट कर रख दिया। मालूम जब्बा में शाम से पहले शाम हो गई थी और यहाँ तो हमेशा यही होता था। तिलजिस ने बरामदे में हुक के साथ ऊपर कबूतर का पंजा लटका दिया था और वहीं नीचे बैठकर अपना होमवर्क करने लगी। बरामदे की वो सीधा दीवार पे एक सर्द बल्ब चल रहा था, जिसकी रोशनी ज़रूरत से कम ही थी, मगर उस घर में तो ज़रूरतें भी ज़रूरत से कम ही थीं। ये सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले लोग थे। उस वक्त जब पूरा मालम जब्बा जगमगा रहा होता, जब मालम जब्बा की सड़कें भी इतनी रोशन होती कि रात नहीं दिन का एहसास होता, तब भी ये घर ऐसा ही दिखता, नीम तारीख। अपने सामने चार्ट फैलाए, उसके 3 कोनों पे कुछ ना कुछ रखे, चौथे कोने पे अपना पैर रखे। वो चार्ट बार बार फोल्ड हो जाता। फिर कच्ची पेंसिल उठाई और चंद तिरछी और उल्टी सीधी लाइंस खींची। फिर एक ग्रे रंग से ज़ोर ज़ोर से उन लाइंस को आपस में मिलाया, कहीं गहरा रंग, कहीं हल्का, यूँ आधा चार्ट ऐसे ही भर दिया। तिलजिस, पहले दूध पी ले मेरी बेटी। तिलजिस के पास दूध रखते गुल मुड़ने लगी, फिर रुकी और उसके पास बैठी। ये क्या है तिलजिस? आंखें सुकेड़ कर वो गौर से देखने लगी। ये सहरा है, रेत, और ये कहीं कहीं थोड़े से घड़े हैं, इतने छोटे कि बस अगर कभी बारिश हो जाए तो सिर्फ एक बाल्टी पानी की ठहरती है यहाँ। दूध का गिलास उठाए वो कच्ची पेंसिल की दूसरी साइड से इशारा करते गुल को तफसील बताने लगी। हाँ यार, ये तो सच में सहरा लग रहा है, वाओ। हाँ, यहाँ एक खजूर का दरख्त बनेगा और यहाँ कुछ परिंदे जो यहाँ ठहरने वाले पानी की तलाश में उड़ते हुए आएंगे, वो प्यासे परिंदे होंगे। यही मेरी पेंटिंग का टाइटल है। उसने ग्लास मुंह से लगाया और घूंट घूंट पीने लगी। गुल मुस्कुराते हुए उठकर किचन की तरफ चल दी। अभी दादो को खाना देना था। खाली ग्लास साइड में रखते उसने फिर पेंसिल चार्ट पर रगड़ना शुरू की। अंधेरे में साथ वाले बंगले की दीवार से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आहट पे तिलजिस ने सर उठाया, मगर कुछ नजर न आया। सर झटक कर वो दोबारा मसरूफ़ हो गई। अब वो चार्ट पे परिंदे बना रही थी। कुछ रेत पे बैठे थे, कुछ कितार में उड़ते आ रहे थे, कुछ खजूर के दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। सब धीरे धीरे पानी के पास आ रहे थे। बैठे बैठे कमर अकड़ने लगी तो उसने पेंसिल रखते अंगड़ाई ली। तब तक कुछ रोज़ पहले वाली रैगडॉल बिल्ली छोटे छोटे कदम उठाती हुई सीधा आकर उसकी पेंटिंग के ऊपर 2 पैर आगे को फैलाकर बैठ गई। अंगड़ाई के लिए तिलजिस के हाथ हवा में खड़े रह गए। मुंह खोले वो हैरत ज़दा आंखों के साथ उसे देख रही थी। वो तो शुक्र था कि वो बिल्ली इतनी साफ़ थी कि उसकी पेंटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। उसने बिल्ली को उठाकर गोद में रखा और उसके खूबसूरत सिल्की बालों पे हाथ फेरने लगी। अब ये दोबारा कहाँ से आ गई है? गुल जो अभी किचन से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी, तिलजिस को उस बिल्ली के साथ देखकर गुस्से से बोली, खुद ही तो कहती हो तुम्हारे लिए वो है जो तुम्हारा जुनून है, और आप जानती हो गुल, ये पेट्स मेरा दूसरा जुनून है। देखो, वापस मिल गई मुझे ये। मोहब्बत से बिल्ली को देखते उसने जवाब दिया तो गुल ने सर थामा। तुम्हें क्या मसला है गुल? बिल्लियों से प्यार करना भी अबू हुरैरा की सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे पसंद फरमाया है। दादो अभी अभी वज़ू करके जाए नमाज पे बैठी थी। हाँ, चिड़ियाघर बना लो इस घर को। गुल सर झटकते अंदर चली गई। अरे तुम परेशान मत हो, ये गुल ना वैसे ही डांटती रहती है, आदत हो गई है ना, वरना अच्छी है।
वो झुककर उससे बातें करने लगी, फिर उसे अपने पास बिठाया और दोबारा काम करने लगी। मुझे जल्दी है ना, तो मैं ये बस थोड़ा सा है जो ख़त्म करके तुम्हें खाना भी देती हूँ और तुम्हारा नाम भी रखते हैं। चार्ट पे पेंसिल घसीटते वो साथ साथ उससे बातें कर रही थी। लो, हो गया ख़त्म। 10 मिनट बाद उसने सर उठाकर कहा और बिल्ली की तरफ देखा जो उसके बैग पे अपने पंजे मारते उसके अंदर से वो हिबन बॉक्स बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ओह हेलो, इसका क्या करना है? तिल्जिस ने जल्दी से बिल्ली को गोद में लिया और बैग अपने करीब करते बॉक्स बाहर निकाला। अच्छा, तुम्हें लग रहा है इसके अंदर कुछ खाने को मिलेगा? बिल्ली अभी तक उस बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अच्छा चलो, कुछ खाते हैं। सारी बिखरी चीज़ें वहीं छोड़कर वो बिल्ली को उठाए किचन की तरफ बढ़ी। साफ़ सुथरा छोटा सा किचन, एक तरफ सिंक के साथ धुले बर्तन रखे थे, एक कोने में छोटा सा फ्रिज पड़ा था। सिंक के सामने एक खिड़की थी और उससे ज़रा फासले पे चूल्हा। तिल्जिस ने सब कुछ उलट पुलट कर देखा, फिर कुछ खाने को देखा, फिर फ्रिज का दरवाज़ा खोला। प्लास्टिक के डब्बे के अंदर उबले हुए चावल पड़े थे। हाँ, ये सही है। प्लेट में चावल निकालते, बाकी डब्बा वापस रखा और लाइट ऑफ करते हाथ में प्लेट पकड़े, दूसरे हाथ और कोहनी की मदद से उस यूरोपियन बिल्ली को बगल में दबाए बाहर निकली। दादो नमाज पढ़ चुकी थी और अभी चाहे नमाज पर बैठी जिक्र अस्कार में मसरूफ़ थी। गुल शायद नमाज पढ़ने लग गई थी। वो बिल्ली के सामने प्लेट रखते उसके पास बैठी चीज़ें समेटने लगी, फिर बैग उठाकर अंदर रखाई। उसके वापस आने तक बिल्ली सारे चावल हड़प कर चुकी थी। चलो, अब तुम्हारा नाम रखते हैं। बिल्ली के सामने आलती पालती मारकर बैठते उसने बिल्ली को करीब करके उसके बालों पे हाथ फेरा और वो बार बार ऐसा ही कर रही थी क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। बिल्ली उसके हाथ के नीचे से खिसकते हुए फर्श को सूंघते उस बॉक्स तक पहुंची जो दिलजिस गलती से बैग में रखना भूल गई थी और अभी उस बॉक्स को देखते उसने अपना दायां हाथ सर पे मारा। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। एक हाथ ज़मीन पर रखते वो उठी और बिल्ली के सामने से वो बॉक्स उठाया। वैसे तुम बार बार इसको क्यों सूंघ रही हो? क्या जानना चाहती हो? एक घुटना ज़मीन पर टिकाते दूसरे घुटने पे हाथ रखते झुककर बिल्ली से सवाल करने लगी जो उलझी नज़रों के साथ उसे देख रही थी। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम्हें। आज से 2 साल पहले। बात शुरू करते वो दोबारा ज़मीन पर टिक कर बैठी और अब बिल्ली उसके सामने लेट गई थी। तिल्जिस ने बॉक्स को हाथ में थाम रखा था और उसको उलट पुलट कर देख रही थी। उस दिन मैं उस बॉक्स के साथ घर आई तो गुल ने बहुत डांटा था कि मुंह उठाकर किसी से कुछ भी नहीं ले लेते। मुझे समझ नहीं आई थी कि गुल इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और इससे पहले कि मैं गुल को बताती कि उस कपल ने मुझे ये लकड़ी का डिब्बा खोलने से मना किया है, गुल ने मेरे हाथ से डब्बा लिया और मेरी आंखों के सामने उसे खोल दिया। तिल्जिस बात करते हुए आज से 2 साल पीछे चली गई। गुल, तुमने इसको क्यों खोला? फटी आंखों के साथ तिल्जिस चीखी। उन्होंने कहा था अगर मैंने ये बॉक्स खोला तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। वो रोहानसी हो रही थी। मगर तुम तो यहीं हो। गुल ने उलझ कर उसे देखा। तिल्जिस लाजवाब होकर रह गई। गुल की हंसी निकल गई। उसने उस बॉक्स के अंदर पड़े चंद सूखे मोती के फूलों को छुआ। तिल्जिस, शायद ये एक मजाक है जो कब से होता चला रहा होगा। किसी ने किसी को दिया होगा, फिर उसने आगे किसी को दे दिया और आज ये तुम्हारे पास पहुंच गया। ऐसे कोई गायब होता है क्या? गुल ने सर झटका। लेकिन गुल, फिर भी ये बॉक्स क्योटो से मालम जब्बा आया और पूरे मालम जब्बा में सिर्फ मेरे पास ही क्यों आया? उसने उलझ कर पूछा था। ताकि तुम उसको अपना मेमोरी बॉक्स बना लो। रोज़ कहती हो ना मेमोरी बॉक्स लेना है, चलो अब इसके अंदर अपनी बचपन की यादें जमा करती जाओ। गुल ने समझदारी से काम लेते उसका पूरा ध्यान किसी और तरफ लगा दिया था। ओह हाँ, ये बहुत प्यारा है, थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं। हिबन बॉक्स को उठाकर गोद में रखते वो चहक कर बोली, तब से मैं इसके अंदर अपनी यादें जमा कर रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ मिली। मगर अभी अंदर चलते हैं, जल्दी सोना है और कल स्कूल जाना है। एक छोटा सा स्टूल धकेल कर उसके ऊपर खड़े होते उसने कबूतर का पिंजरा उतारा, बगल में बॉक्स दबोचे एक हाथ से पिंजरा पकड़ा और दूसरे से उस भारी भरकम बिल्ली को उठाया। तुम्हारा नाम तो मैं भूल ही गई रखना, मगर खैर कल रख लेंगे। वो रूम में दाखिल हुई जहाँ एक कोने में गुल नमाज पढ़ रही थी। उसके साथ गुल का सिंगल बेड था, जबकि सामने की दीवार के साथ दादों का बेड था और दूसरे कोने में खिड़की के साथ तिल्जिस का सिंगल बेड था, जिसके साथ ही उसकी टेबल थी। हाथ में पकड़ा पिंजरा उसने नीचे रखा, फिर बिल्ली को अपने बेड पर रखा जो छलांग लगाकर उसके तकिए पर चढ़कर बैठ गई। बगल से बॉक्स निकालकर टेबल की दराज में रखा और पिंजरा उठाकर बेड पर चढ़ गई। फिर खिड़की के सामने से पर्दा हटाते वहाँ लगी वॉल क्लॉक को नीचे उतारा और उस कील के साथ पिंजरा लटका दिया। गुल, ये यहाँ सेफ रहेगा ना? वॉल क्लॉक हाथ में लिए उसने पलट कर गुल को देखा जो सलाम फेर कर दुआ के लिए बैठी थी। हाँ, और ये घड़ी मेरे सर पे लगा दो, गुल ने इतने तहम्मुल से कहा कि रूम के अंदर आती दादो मुस्कुराई, जबकि तिल्जिस वहीं बेड पे मुंह लटकाए खड़ी थी। इसे वहाँ टेबल पे रख दो, मैं कल लगा लूँगी कहीं। और अब सो जाओ। गुल ने एक नाराज़ नज़र उस पर डाली और उठकर जाए नमाज तय करने लगी।
लाहौर की सड़क पे गाड़ी किसी कमान से निकले तीर की तरह भाग रही थी और ड्राइव करते अरील का चेहरा किसी चट्टान से भी ज़्यादा सख्त था। नजरें सीधी सामने लंबी सड़क पे थीं, एक हाथ स्टीयरिंग पे जबकि दूसरा हाथ गियर पे था। गाड़ी घर के करीब थी। टाउन में तरतीब से खड़े बंगले शायद उन्हीं के इंतज़ार में थे। शीन ने नज़र उठाकर उन बंगलों को देखा जो अब स्याह चश्मे के हट जाने की वजह से साफ दिख रहे थे। काले चश्मे के पीछे से तो सारी दुनिया ही काली लगती है, लोग पता नहीं क्यों पहनते हैं उन्हें, उसने दिल में सोचा। गियर पे रखा हाथ अब हॉर्न पे रख दिया गया था और उस हॉर्न की आवाज़ ने पूरे लाहौर के कान फाड़ दिए थे। शीन ने बेसाख्ता दोनों हाथ कानों पे रखे और आंखें ज़ोर से बंद की। चौकीदार बिजली किसी तेज़ी से गेट की जाने बढ़ा और अफरा तफरी में गेट के दोनों पट खोलते साइड में हुआ और गाड़ी ऐसे अंदर दाखिल हुई कि अगर अकबर अली वक्त पे साइड पे ना होता तो कुचला जाता। गाड़ी के टायर पोर्च के फर्श पे इतनी ज़ोर से चिरचिराए और फिर रुक गए। ठंडे शहर से आए हैं, मुझे तो लगा था दिमाग ठंडा होगा, मगर ये तो गोया पकौड़ों की कड़ाही में भी तल कर निकले हों। तौबा तौबा, अकबर अली ने कानों की लो को छूते मन ही मन में कहा और दरवाज़ा बंद करने लगा। शीन गाड़ी से बाहर निकलते राहदारी पे चलते हुए अंदर को बढ़ने लगी, जबकि अरील गाड़ी बंद करते बाहर निकलने लगा। जब फ़ोन बजा, गाड़ी का दरवाज़ा पटक कर मारते उसने फ़ोन कान से लगाया। शीन ने हॉल का मरकजी दरवाज़ा आगे को धकेला तो वो खुलता चला गया। हॉल नीम तारीकी में डूबा था, चारों तरफ खामोशी का राज था। वो जो समझ रही थी कि सब वहाँ उनके इंतज़ार में बैठे होंगे, वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। दरवाजे पे मज़ीद बोझ डालते उसने एक के बाद दूसरा कदम अंदर रखा और उसे ज़ोर का झटका लगा। एकदम से सारी लाइट्स ऑन हुई और साथ ही 3-4 बाल्टियाँ पानी की एक के बाद एक उस पर उलट दी गईं। उसे संभलने का मौका ही ना मिला और वो पानी पानी हो गई। हॉल के बस में सीमी और हसीना बेगम खड़ी थी, जो पहले ज़रा हैरान हुई और अब वो भी हंस रही थी। दरवाजे के पीछे से अली, फुरकान और नौशी बरामद हुए थे। तीनों के हाथ में पानी की बाल्टियाँ थीं। शीन ने गैर यकीनी से तीनों को देखा और फिर अपनी हालत को और फिर फ़ौरन संभलते पीछे मुड़कर देखा। फ़ोन कान से लगाए वो लंबे लंबे डग भरता अंदर ही आ रहा था। तुम्हारे दोस्त के अंदर ना बड़ी आग लगी है, ये ठंडा पानी उस पर ज़्यादा असर करेगा। दरवाज़ा बंद करते उसने फुरकान से कहा और फुरकान के हाथ से बाल्टी छीनी जिसके अंदर आधा पानी बाकी था। हाँ, उसकी आग बुझाते हुए खुद ही जल जाए बंदा उस आग में। फुरकान ने बुरा मुंह बनाते कहा। कहाँ गया ये करेला किंग, मेरे पीछे ही तो आ रहा था। अच्छा दफ़ा करो, मुझे तो। बाल्टी नीचे रखते वो पलटी। अरील उसके पीछे दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था। शीन ने उसके पीछे झांकने की कोशिश की, वहाँ कोई नहीं था। कमीने, धोखेबाज, दिल में गालियाँ कसते उसने निचला होंठ कुचला। मगर ये अंदर कैसे आया? वैसे हाँ, मैं तो इस घर को पूरी तरह जानती भी नहीं, पता नहीं कितने खुफिया रास्ते होंगे जाने और आने के अलग। भला अरील की नज़र से कौन बच सकता है? अगर अरील रहमान दुश्मनों को वार करने के ऐसे ही मौके देता रहता तो आज यहाँ ना होता। शीन की आंखों में देखते उसने तंजियन कहा। उसने शीन के साथ हुई कार्रवाई देख ली थी, मगर जाहिर नहीं किया था, इसीलिए वो जानबूझकर दूसरे रास्ते से आया था और उसे दूसरे रास्ते से आता देखकर उन तीनों ने दौड़ लगा दी थी और आखिरकार पकड़ी गई बेचारी शीन। जेबों में हाथ डालते वो वापस मुड़ा, जहाँ सब लोग उनसे मिलने को खड़े थे। ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन वाले सोफ़े जो हॉल के सेंटर में चारों तरफ रखे थे, उनके दरमियान पड़ा शीशे का बड़ा सा टेबल जिसके बस में क्रिस्टल का खूबसूरत शोपीस पड़ा था। चारों कोनों में भी वैसे ही छोटे छोटे टेबल और उनके ऊपर रखे महंगे लैंप। शीन ने एक नज़र पूरे घर को देखा। सब कुछ बदला हुआ था। जब उसकी शादी हुई थी तब यहाँ का थीम ऑरेंज एंड वाइट था, अब यहाँ सब कुछ ब्लू एंड वाइट हो गया था। मरकजी दरवाजे की सीट में ऊपर के पोर्शन को जाती सीढ़ियों पे वाइट एंड ब्लू कारपेट बिछा था। खिड़कियों के आगे लगे पर्दे भी बदल चुके थे, कहीं ब्लू कहीं वाइट। हर जगह ताज़ा सफ़ेद गुलाब और ब्लू कॉर्नफ्लावर्स के गुलदस्ते पड़े थे। वो घूमकर पूरा घर देख चुकी थी। आंटी, ये हर रंग के साथ वाइट ज़रूरी है क्या? एक हाथ से बैग के स्ट्रैप पकड़े दूसरे हाथ की शहादत की उंगली थोड़ी पे रखे उसने हसीना से पूछा। हाँ, क्योंकि अरील को हर रंग में वाइट ज़रूरी चाहिए, हसीना ने मुस्कुराकर कहा। तो वहाँ उससे मिलने के लिए बेताब खड़े सारे लोगों ने उसे नाराज़गी से घूरा। अरील सबसे मिलते रूम में चला गया था। शीन, हम यहाँ तुमसे मिलने के लिए खड़े हैं, सीमी ने मुस्कुराकर कहा। सच तो ये था कि वह बहुत मुश्किल खड़ी थी। निकाहत से उनका वजूद होले होले कांप रहा था, मगर वो अपनी बेटी के सामने खुद को बहादुर जाहिर करना चाहती थी। एड़ियों पे घूमते शीन ने सबको देखा। नज़र सबसे होती सीमी पे रुकी। उसने भवें सुकेड़ कर देखा तो दोनों भवों के दरमियान छोटी सी लकीर बनी। उसने सर से पैर तक सीमी को देखा। उसकी खूबसूरत माँ कुमलाया हुआ फूल लग रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। चेहरा इतना जर्द था जैसे कोई ज़ख्म आधा भर चुका हो, मगर उसका रंग हल्का सर्द रह जाए, जैसे जिस्म से सारा खून निचड़ गया हो। 2 कदम उठाकर वो ज़रा करीब आई। सीमी,
कुछ नहीं हुआ मुझे, ज़रा सा बुखार है जो तुम्हारी याद में हुआ था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले कि शीन सवालात की बौछार करती, नसीम बेगम ने उसके सारे अनकहे सवाल रद्द करते उसे गले से लगाया। झूठी ही सही, मगर वो इस बात पे यकीन कर गई थी। हसीना के गले लगते वो नौशी की तरफ मुड़ी। ओ नो प्लीज़ शीन, तुम्हारे कपड़े गीले हैं। हाथ के इशारे से शीन को रोकते वो 2 कदम पीछे हटी। जहाँ शीन ने उसे घूरा वहीं सब हंसने लगे। नौशी की बच्ची। बैग फेंकते वो आगे को लपकी और नौशी के गले लिपट गई। किचन से जायकेदार खुशबुएं आ रही थीं और साथ ही बतूल अमतल को हिदायत देते, जूसर जग में आम काट कर डालते सबके लिए शेक बना रही थी। और तुम ओवर एक्टर कहीं के, कितनी कॉल की मैंने, मगर मजाल है जो उठा कर दे। बस फेसबुक पे पोस्ट करवा लो इससे। और कैप्शन में ऐसी ऐसी पोइट्री लिख रखी होती है, गोया दुनिया में इसके सिवा किसी के पास इतना एटीट्यूड हो ही नहीं। अली का कान दबोचते वो उसे बातें सुना रही थी और अली बेचारा एक हाथ से अपना कान छुड़वाते दूसरे से फ़ोन संभाल रहा था। हाँ शीन, वहाँ हॉस्टल में भी यही करता है, हीरोगिरी करने की नाकाम कोशिश। आईडी डॉक्टर वकार अली, शक्ल देखो डॉक्टर वकार अली की। सोफे पे गिरते नौशी ने कुशन गोद में रखा। ओ हेलो मैडम, मुझे पुप्पो ने फ़ोन करने से मना कर रखा था कि मेरी बेटी को तंग मत करना, वरना मैं तो। हाँ मैं भी सोचूं, इतने तुम अच्छे कि मुझे जलील किए बिना इतने दिन गुजर जाएं तुम्हारे। बतूल ने ट्रे दरमियान में पड़े टेबल पर रखी जिसके अंदर 6 ग्लास पड़े थे। अली ने अपना सुर्ख कान सहलाया। फुरकान मोबाइल में बिजी था। तुम्हें पता है शीन, हमने कितना मिस किया तुम्हें। ये घर बिल्कुल सूना और वीरान हो गया था। मैं तो नसीम आपा की दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने घर की रौनक हमें सौंप दी। वो जो हसीना के साथ सोफे में धंस गई थी, उन्होंने जूस का ग्लास उठाकर उसे थमाया और प्यार से उसका हाथ थामा। नसीम बेगम के अंदर तक सुकून उतर गया। कम अज़ कम वो शीन की खुशियाँ तो देख कर जा रही थीं। झूठ, ये अनारकली झूठ बोल रही है। सच तो ये है कि इसको तो डर ही लगा हुआ था कि कहीं शीन इनके इकलौते बेटे को अपने काबू में ना कर ले। वो तो मैंने इसको हौसला दिया कि तब जाकर। बकवास बंद करो, ये फ़ोन रखो और ये जूस पियो। हसीना ने उसे डांटते उसके हाथ से फ़ोन लिया। चलो शीन, अब चेंज कर लो, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। जैसे ही उसने खाली ग्लास टेबल पर रखा, हसीना आंटी ने नया हुक्म जारी किया। वट आंटी, चेंज क्यों करना है? अच्छी खासी तो हूँ मैं, और अभी मुझे आप लोगों के साथ बैठना है, बातें करनी है। पैर जूतों से आज़ाद करते उठकर नसीम बेगम के करीब आई और सर उनकी गोद में रखा। उन्होंने उलझकर अली को देखा। अली ने बेबसी से कंधे उचका दिए। मरने का गम नहीं था, गम तो ये था कि जो सांसें बची थी वो भी बेटी से दूरी मांगती थीं। यार, ये माँ की गोद में कौन सा जादू है? सारी दुनिया में घूमकर थक कर जब घर आओ तो दिल चाहता है बाकी की सारी दुनिया अब इसी गोद में सरक कर गुजार दें। आंखें बंद करते दोनों बाजू सीने पे लपेटे तो इस बात पे नसीम बेगम की आंखों के कोने नम हुए। मोबाइल पे तेज़ तेज़ टेक्सटिंग करते नौशी के हाथ रुके और अली ने नसीम बेगम का चेहरा देखते एक गहरी सांस अंदर ली। तुम क्या जानो शीन कि तुम्हारी माँ की गोद सिर्फ 7 हफ्ते के लिए रह गई है तुम्हारे पास, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें माँ के करीब आने से सख्ती से मना किया है। आंटी, इसको चेंज करने का तो मत ही कहिए, ये तो इतनी ढीठ है कि स्कूल यूनिफॉर्म भी 1000 दफ़ा कहने पे चेंज करती थी। अली जानता था कि इस बात पे वो उछलेगी, तभी वो आंखें खोलते उठ बैठी। अबे कैसा भाई है तू, मेरे ससुराल में तू मेरी कोई इज्जत रहने दे। इस बात पे एक ज़बरदस्त कहका गूंजा था। भारी दुपट्टा संभालते हसीना अमतल से खाना लगवा रही थी। अमतल जो बतूल की चचाजाद बहन थी और उसी की सिफारिश भी आई थी। कौरमे का डोंगा टेबल पर रखते उसने आखिरी नज़र डाली। सब कुछ लग चुका था। डाइनिंग रूम का थीम भी ब्लू एंड वाइट था। डाइनिंग टेबल और उसके गिर्द रखी कुर्सियाँ भी नीली और सफ़ेद थीं। बतूल, अलील का खाना रूम में दे आओ। बतूल को आखिरी हुक्म देते वो लिविंग रूम में सबको खाने के लिए बुलाने आई जब फुरकान ने बुरा मुंह बनाते उनको देखा। क्या है? सब बारी बारी उठने लगे थे। सिर्फ वही टेबल पे दोनों टांगे रखे सोफे पे नीम दराज था। आपका हीरो आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? नहीं, उसका मूड पता नहीं किस बात पे ऑफ है। तुम उठो। हसीना जो भी अलील के रूम से आई थी संजीदगी से कहते बाहर निकल गई। उसका मूड कब ठीक हुआ है? गुस्से से कहते उसने टांगे नीचे रखते स्लीपर्स पहने और मोबाइल जेब में रखते अलील के रूम की जानिब बढ़ा। फुरकान, तुम खाना खाओ, वो खा लेगा रूम में। उसे अलील के रूम की जानिब बढ़ता देखकर हसीना बेगम ने आवाज़ दी। मैं उसके साथ खा लूँगा, बुलंद आवाज़ में कहते वो आखिरी सीढ़ी भी चढ़ गया। वो रूम में बैठा चल रहा था। फुरकान के ज़िद पर खाना भी जहर मार कर लिया था। नीचे से आती हंसी मजाक की आवाज़ें उसे शदीद बुरी लग रही थीं। राइटिंग टेबल की कुर्सी पे बेतरतीबी से बैठा वो सर पीछे को गिराए सामने की दीवार को घूर रहा था, और जिसकी वजह से ये सब हो रहा था वो नीचे बैठी दुनिया जहाँ से बेखबर मौज में लगी थी। अच्छी खासी वो आज एक बहुत बड़ी डील क्रैक करने वाला था और शीन की वजह से सब उलट गया था, मगर शायद ये बात उसे
अफेक्ट नहीं कर रही थी। अंदर की बात कुछ और थी। एक छोटी सी चीज़ मांगती हूँ, दोगे? शीन की बात उसके कानों से टकराई। शायद वो उसकी वजह से इतना चिढ़ा हुआ था क्योंकि शीन ने उससे डाइवोर्स मांगी थी और उसने देने का वादा भी कर दिया था, और अरील रहमान को तो आदत है वादे निभाने की। मगर मसला तो ये था कि उसे शीन अब्बास से मोहब्बत या कोई लगाव भी नहीं था। फिर तलाक का सोचकर उसका खून क्यों खोल रहा था। उठकर बैठते उसने सामने रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा हलक में उंडेल दिया। ग्लास वापस टेबल पर जोर से रखा और एक बार फिर सामने की दीवार को घूरा। ख्याल अभी तक वहीं अटका था। बेलगाम सोचों को भला कौन रोक पाया है। वो तो आती हैं, दिमाग के अंदर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर जाती हैं। ऐसी ही कोई सोच उसके दिमाग का टेम्परेचर बहुत बढ़ा रही थी। हाथ अभी तक शीशे के ग्लासों पर रखा था, जिसको बेख्याली में उसने इतनी शिद्दत से दबोचा था जैसे वो ग्लास नहीं शीन की गर्दन हो या किसी अनचाहे ख्याल का गला। शीशे का नाजुक ग्लास अपनी किस्मत को रोता अरील के मजबूत हाथों में दम तोड़ गया। लम्हों में खून हाथ की रगों से फवारे की सूरत निकला। दर्द को जैसे बहने का रास्ता मिल गया था। इश्क का तो दर्द से गहरा ताल्लुक है। जब जब इश्क बढ़ता है तब तक दर्द बढ़ता है। मगर समझ तो ये नहीं आ रहा था कि यहाँ इश्क भी नहीं था, फिर दर्द क्यों था। इश्क वाला दर्द, मीठा दर्द, ऐसा दर्द कि दिल चाहे उस दर्द में जीने को। राइटिंग टेबल के दराज खोलते उसने बॉक्सिंग ग्लव्स निकाले और फिर खून बहते हाथ की परवाह किए बिना ग्लव्स हाथों में चढ़ाए, यूं की उंगलियां बाहर ही थीं। फिर उठकर उस छोटे दरवाजे की जाने बढ़ा जो उस रूम के कोने में था। उसके साथ उसका जिम का एरिया था। पंचिंग बैग के करीब आते उसने ऐसा पंच मारा कि 150 पाउंड का वजनी बैग हवा में उछला और इससे पहले कि लौटकर सीधा उसके मुंह पे लगता उसने तड़ातड़ पंचिंग करते उस बैग को अंदर तक हिला डाला। वो अभी तक उन्हीं कपड़ों में मलबूस था, मगर अब ऊपर कोट नहीं था। शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, टाई गले में रस्सी की मानन लटक रही थी, बाजू कोहनियों तक फोल्ड थे, बाल माथे पे चिपके थे, कनपट्टियों पे कतरे बह रहे थे। सबको खुदा हाफिज बोलते वो अंदर आई। अमतल चाय की खाली बर्तन उठा रही थी, बतूल बाकी बिखरी चीज़ें समेट रही थी। बटली, बतूल की बेटी, बर्तन धो रही थी। हसीना सबको मिलने के बाद ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। अब उसके पास आखिरी ऑप्शन रूम में जाना रह गया था। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले उसने देखा लिविंग रूम की खिड़की के पर्दे खुले थे। शीशे की दीवार के उस पार के तार में रखे गमले नजर आ रहे थे। वो चलते हुए उसके करीब आई, सर उठाकर ऊपर देखा। आसमान पर जगह जगह बादल खड़े थे। डूबते सूरज का अक्स उन बादलों पर पड़ रहा था। तभी वो कुछ सफ़ेद, कुछ जामनी और ज़्यादातर सुर्ख हो रहे थे। दहकते कोयलों जैसे बादल। मगरिब से बगलों का टोला कितार में आया था और मशरिक को परवास कर रहा था। उसने दोनों तरफ के पर्दों को खींचकर बराबर किया और वापस पलटी। बटली अब ट्रे में कॉफ़ी का मग रखे ऊपर जा रही थी। शायद अरील के लिए होगा। ये मुझे दे दो बटली, मैं ले जाती हूँ। आवाज़ देकर बटली को रोका, जो 2 सीढ़ियाँ यूँ ऊपर गई थी। वापस आते उसे ट्रे थमाई और किचन की तरफ मुड़ गई। ट्रे हाथ में पकड़े वो रूम का दरवाज़ा धीरे से खोलते अंदर आई। बालों की छोटी छोटी लटें चेहरे के इर्द गिर्द झूल रही थीं। दुपट्टा उसके कंधे पे लापरवाही से रखा था। उसने मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखा। अरील रूम में नहीं था। कहाँ गया ये? दिल से हम कलाम होते वो चलती हुई राइटिंग टेबल के करीब आई और कॉफ़ी रखते वापस पलटी। फिर रुकी और मुड़कर देखा। टूटा ग्लास और कांच के ऊपर गिरा खून। नज़र वहाँ से होते वाइट कारपेट पर गई। दिल को कुछ हुआ। कुछ देर के लिए कुछ समझ ना आया। फिर जैसे होश में आई, वो कुर्सी का कोना छोड़ते आगे बढ़ी। तेज़ी से अरील के जिम की तरफ आई। दरवाज़ा हाथ खुला था और वो बिना रुके पंच बैग से मुक्के मार रहा था। अरील, नाम उसके लबों से फड़फड़ा के रह गया। क्या कर रहे हो तुम? खून बह रहा है। वो उसके करीब खड़ी चिल्ला रही थी। वो मुसलसल पंच बैग को मारता जा रहा था। बालों से पसीनों के कतरे टपक रहे थे। शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। अरील, तुम पागल हो गए हो, खून निकल रहा है। वो ज़रा करीब आई। अरील ने पंच बैग को दोनों हाथों के दरमियान रोका और आंखें ज़ोर से बंद की। हाँ, हो गया हूँ मैं पागल तो। पंच बैग को आखिरी पंच मारते वो उसकी तरफ पलटा। क्यों कर रहे हो तुम? आगे बढ़ते उसने अरील का हाथ थामना चाहा। दूर रहो मुझसे। खून टपकाते हाथ से रुकने का इशारा करते उसने शीन को करीब आने से बाज रखा। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। ये खून तुम किसी हॉस्पिटल में दे आते, किसी की जान बच जाती। इधर लाओ हाथ। तेज़ तेज़ बोलते वो एक बार फिर करीब आई। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, जाओ तुम यहाँ से। अपने हाथ को देखते वो गुस्से से बोला। ज़्यादा ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। कसम नहीं खाई मैंने तुम्हारी हर बात मानने की। चुपचाप यहाँ बैठो। वो शीन ही किया जो जब अपनी मनवाना चाहे तो किसी दूसरे की मान ले। उसे बाजू से पकड़कर काउच पर बिठाया, जहाँ वो चुपचाप बैठ गया। एक तो ये फर्स्ट एड बॉक्स पता नहीं कहाँ होगा। इर्द गिर्द देखते वो बुड़बुड़ा रही थी। देखो इस खून को भी बहने की कितनी जल्दी है। शीन ने पलट कर अरील को देखा और फिर उसके पास आकर बैठी।
इस खून को तुम्हारी तरह बहुत जल्दी है। अब बता दो कहाँ है बॉक्स। उफ। कंधे से स्ट्रोलर खींचकर उतारते उसने तेजी से उसके हाथ पे लपेटना शुरू किया। हीरो हो या ज़्यादा शौक है हीरोगिरी का? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि कितना खून बह रहा है? पता है खून कैसे बनता है, और अगर खून की कमी हो जाए जिस्म में तो? वो उसकी आंखों में देखते उसे डांट रही थी, और अरील को पता नहीं क्यों उसका फिक्र करना अच्छा लग रहा था। शीन के चेहरे से नज़र हटाते उसने खिड़की के पार देखा, जहाँ राउंड ब्लैक बर्ड्स का जोड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो वहीं रहते थे, सरे शाम ही वो उस खिड़की में आ बैठते थे। आज तक वो अपने हर जख्म की पट्टी खुद करता आया था, फिर आज दिल क्यों चाह रहा था कि आज के बाद उसके हर जख्म की पट्टी शीन अब्बास इतनी मोहब्बत से फ़िक्र से करे, उसका ऐसे ही ख्याल रखे। जब मैं चली जाऊंगी ना, तो तुम तो जाहिर है अपनी मनपसंद शादी करोगे, तो उस बीवी को ये बता देना कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और उसे ये भी बता देना कि फ़र्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है। हर कोई शीन अब्बास नहीं होता कि अपना 2000 का स्ट्रोलर उतार कर दे दे। अपनी ही धुन में कहती वो ग्लास में पानी डाल रही थी। राउंड के जोड़े से नज़र हटाते अरील ने उसे देखा, जैसे फिर से किसी ने सारे जख्म उधेड़ कर रख दिए हों। शीन ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसको नज़रअंदाज करते वो उठा और वापस रूम की तरफ मुड़ा। इसको हुआ क्या है? माना पैदाइशी पागल है, मगर आज तो हद ही हो गई। अपने 2000 के स्ट्रोलर से उसका बहता खून रोका, जो कि आज तक किसी फिल्म की हीरोइन ने नहीं किया, फिर भी इसका मुंह सीधा नहीं हुआ। वो पागल अभी तक बैठी 2000 के स्ट्रोलर को रो रही थी, और अरील के अंदर की दुनिया ही उलट गई थी। गुल, मुझे आज ख्वाब आया कि मैंने अपनी बिल्ली का नाम रखा है। उसका नाम है नेमल। अच्छा नाम है ना? किचन में खड़ी गुल तवे पे अंडा पलट कर अब ब्रेड निकाल कर तवे के कोने में रख रही थी। बरामदे में दादू के तख्त के पास बड़ी कुर्सी पे बैठते तिलजिस झुक कर तस्में बांध रही थी। नाम इस्लामी रखो। क्या ये इस्लामी नाम है? तुमने इसका मतलब देखा है? प्लेट में टोस्ट रखते गुल ने पूछा, और फिर सर बाहर निकाल कर उसे देखा। हाँ, नेमल का मतलब होता है खुदा का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा, और ये तो सच में मेरे लिए एक खूबसूरत तोहफा है अल्लाह की तरफ से। स्लीपर उठाकर अपनी जगह पे रखते उसने बालों में हाथ फेरते बाल 2 हिस्सों में बांटे, और अब रूम में जाते अपनी पौनियाँ तलाश करने लगी। गुड मॉर्निंग नेमल। दराज के अंदर चीज़ें उलट पुलट कर देखते उसने पेट पे अंगड़ाइयाँ लेती बिल्ली से कहा, और तुम बताओ कबूतर मियाँ। 2 पौनियाँ निकाल कर टेबल पर रखते उसने ब्रश उठाया और साथ कबूतर को देखा। छोटी सी खिड़की के बाहर ऊपर को जाती लीनिया की फूलों की बेल अंदर को झांक रही थी। रोज़ सुबह सवेरे वहाँ छोटी छोटी नीली पीली चिड़ियाँ उन फूलों के गिर्द मंडलाती रहती थीं। तुम दोनों मेरे लिए दुआ करना कि मेरी पेंटिंग टीचर को पसंद आ जाए। एक तरफ के बालों को पौनी में जकड़ते अब वो दूसरी तरफ के बालों को पौनी में कैद कर रही थी। ब्रश टेबल पर रखते वो बाहर निकलने लगी। नेमल जम करते उसके पैरों को चाटने लगी। झुक कर नेमल को उठाते वो बाहर आई। गुल ने उसका नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। गुल, नेमल क्या खाएगी? बिल्ली को दादों के तख्त पे बिठाते वो हाथ धोने लगी। तुम्हें देर हो रही है, तुम स्कूल जाओ, इसको मैं देख लूँगी। बनाना शेक टेबल पे रखते गुल किचन की तरफ मुड़ी। और इसको शावर भी देना है, इसके तो बहुत सारे नखरे होंगे ना दादो। दादो अभी रूम से निकलकर उसके सामने आकर बैठी थी। तुमसे कम ही होंगे, ये टिफ़िन बैग में रख लेना याद से, बल्कि मैं खुद ही रख देती हूँ। बुड़बुड़ाते हुए गुल अंदर की तरफ बढ़ी। हेलो गर्ल्स, सो आपकी पेंटिंग्स रेडी हैं? बड़े से होलनुमा कमरे में वो तकरीबन 300 लड़कियाँ थीं जो पेंटिंग की क्लास लेती थीं। पेंटिंग सिखाने वाली टीचर कैलिफोर्निया से डिग्री लेकर आई थीं, और यहाँ बस उसकी 2 क्लासेस थीं जो स्कूल के प्रिंसिपल ने बामुश्किल हासिल की थी। क्लासरूम में खामोशी थी, सबके सामने उनकी पेंटिंग पड़ी थी और दिल थक थक कर रहे थे। डार्क ब्लू लॉन्ग स्कर्ट पहने, सफ़ेद शूज़, हाफ स्लीव्स, कलाई में कोई न्यूयॉर्क से खरीदी गई घड़ी पहने, कंधों तक आते शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। सामने के बालों को वो हाथ की खड़ी थी और पूरे एतमाद के साथ बॉल उंगलियों में फंसाकर पीछे झटकती, और अगले ही पल वो फिसल कर फिर माथे पर आ गिरते। नो कंपटीशन है, बट वी गिव वन गिफ्ट फॉर द विनर। आई गिव माई वॉच टू द विनर। आर यू श्योर यू विल विन? यस। अकब से आवाज़ आई थी। पूरी क्लास ने घूम कर देखा। फिजा अमल अपनी जगह पे ही थी। आज पता नहीं किसकी पेंटिंग चुराई होगी इस धोखेबाज ने। दिलजिज ने उसे देखते नफरत से कहा। गुड, सो प्लीज़ शो मी योर पेंटिंग। फिजा अमल की पेंटिंग देखते जहाँ टीचर ने अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की थी, वहीं पूरी क्लास हंस पड़ी। मैम, मार्केट से ये पेंटिंग 250 की मिल जाती है, और इनको सच में लगता है कि बाप के पैसे से सब कुछ खरीद कर ये हर जगह जीत सकती है। दिलजिज ने बुलंद आवाज़ में कहा था, और क्लासरूम में दोबारा हंसी गूंजी। तो तुम दिखाओ ना कि तुमने क्या शाहकार बनाया है, जलकर कहते फिजा अमल ने उसे नफरत से देखा। मैम, क्या आप मेरी पेंटिंग पहले खुद देखेंगी? यस, कम हियर। वो चलते हुए डाइस के पास रुकी। टीचर ने एक नज़र उसकी नीली आंखों में झांका और फिर फोल्डेड चार्ट खोला। कुछ देर वो उसे देखती रही, फिर नज़र उठाकर उसे देखा।
ये तुमने बनाया है? आंखें सुकर कर टीचर ने उसे देखा। यस मैम, मेरी इतनी औकात नहीं है कि ऐसी पेंटिंग खरीद कर अपने ऊपर अपने नाम का ठप्पा लगवा सकूं। फिज़ा अमल को देखते हुए बिना झिझके बोली, गाइस, ये होती है पेंटिंग, कोई ऐसा मंजर जिसे देखकर आप उसके अंदर उतर जाएं, आप ठहर जाएं। अब वो मिस उर्दू में बात कर रही थी। ये कैसी पेंटिंग हुई? प्यासे परिंदे। फिज़ा अमल ने अपनी छोटी सी नाक को उंगली से मसल कर कहा, तुमने कभी अपने सोने के पिंजरे से निकलकर बाहर भूख प्यास से लोगों को मरते देखा है? कभी किसी के तन पे कपड़ा नहीं, कहीं किसी के ख्वाब आंखों के अंदर ही मर जाते हैं, कहीं कोई किसी खुशी की तलाश में सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीकर चला जाता है। ये परिंदे वो सारे लोग हैं जो। तिलजिस ने पेंटिंग के अंदर पानी के करीब चंद मरे पड़े परिंदों की तरफ इशारा किया। ये कहीं पानी देखते तो हैं और जब पीने की चाह में उसके करीब जाते हैं तो ज़िंदगी दम तोड़ जाती है। सारी ज़िंदगी इस एक कुएं की तलाश में गुजार कर मर जाते हैं और उसके बहुत करीब आकर। हम भी तो सारी ज़िंदगी अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहते हैं और बाज़ दफ़ा तो ख्वाब पूरे भी होने लगते हैं, खुशी मिलने भी लगती है, लेकिन कोई आकर हमसे हमारी सारी उम्मीद छीन लेता है। ये जो ऊपर परिंदे उड़ते नज़र आ रहे हैं ना, उसने खजूर के दरख्त के ऊपर उड़ते परिंदों की तरफ इशारा किया, ये तुम जैसे लोग हैं जिनको पेट भरा होता है, जिनको ये ज़मीन पे मरे और मरने के करीब लोग नज़र भी नहीं आते। तुम तो अपनी ही ऊंची हवा में उड़ रहे होते हो ना। तिलजिस की सारी बातें सबको साफ समझ आ रही थीं, मगर फ़िज़ा अमल को ज़्यादा साफ समझ आ रही थीं कि वो आखिर उसे क्या बताना चाह रही है। और अब सच में फ़िज़ा अमल शर्मिंदा नज़र आ रही थी। हॉल में उसके लिए तालियां बज रही थीं। उसकी इम्पोर्टेड घड़ी कलाई से उतारते टीचर ने उसे थमाई और मुस्कुराकर उसे देखा। ओके जी, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रब राखा।